Hey guys, this is me Poonam and I'm in my college. मैं अपने कॉलेज में हूँ बट मेरे पास थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे अपनी लिसनिंग एंड स्पीकिंग जो फोर्थ क्लास है उसको आपको समझा दिया जाए और थोड़ा सा पढ़ लिया जाए इसी बहाने। मेहंदी लगाई है यू कैन सी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़, अब देखो हम ऐसा टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ फ्रिक्वेंटली यूज एक्सप्रेशन विद एग्जाम्पल्स। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, यानी कि बार बार प्रयुक्त होने वाले भावों को विस्तृत वर्णन कीजिए या उसको समझाइए। ठीक है, तो लैंग्वेज इज एक्सप्रेशन, लैंग्वेज इज एक्सप्रेशन यानी भाषा अभिव्यक्ति है। ऑब्वियस सी बात है, हमको पता है भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है, यानी एक भाषा के थ्रू ही तो मैं आपसे कनेक्टेड हूँ। अगर मैं पंजाबी बोलने लग जाऊँ आपको समझ आएगी क्या? नहीं आएगी ना, तो फिर वो मीडियम नहीं रह पाएगा उस टाइम। ठीक है, तो लैंग्वेज इज एक्सप्रेशन. Some of the expressions have limited applicability and relevance, whereas quite a number of them have immediate relevance and are used frequently. देखो बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशंस, बहुत सारे हमारी ऐसी अभिव्यक्तियाँ होती हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं इवन कि जो हम जिनकी लिमिटेड एप्लीसिबिलिटी होती है. लिमिटेड एप्लीसिबिलिटी मतलब यानी एक सीमित उपयोगिता होती है और बहुत कम प्रासंगिकता, रिलेवेंस यानी आई थिंक प्रासंगिकता बहुत कम होती है. और वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो हम अपने डे टू डे लाइफ में या फिर उसको बोलते हैं कि इमीडिएट रिलेवेंस होती है उसकी और बहुत ज़्यादा हम उसको यूज़ करते हैं. ठीक है, एंड सच एक्सप्रेशंस आर फ्रिक्वेंट यूज्ड. सच एक्सप्रेशन इन फ्रिक्वेंट यूज आर मोस्टली informal and or colloquial and related to areas of most immediate relevance such as shopping, local geography, employment and exchanging very basic personal and family information. लाइन लंबी कर दी है बट इसी को पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा सिंपल सी चीज़ इन्होंने बताई है, कुछ खास ऐसा बोला नहीं. ठीक है, ऐसे जो एक्सप्रेशंस होते हैं जो हम अपने फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, ठीक है, जो होते शायद इनफॉर्मल हैं लेकिन फिर भी हम उनको यूज़ करते हैं, उनको बोलते हैं कोलोक्यूलर, यानी जिसको बोलते हैं बातचीत की भाषा के शब्द. ठीक है, और ये जो होते हैं ये इन मतलब हमारे जो हम शॉपिंग कर रहे हैं, हम लोकल ज्योग्राफी में घूम रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट, एक्सचेंजिंग मतलब अपने फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन या कोई भी इंफॉर्मेशन के आदान प्रदान कर रहे हैं, तो हम जो नॉर्मल जो हम भाषा के शब्दों को यूज़ कर रहे हैं लेकिन वो इनफॉर्मल है, उनको हम बातचीत की भाषा के शब्द कहते हैं. ठीक है, फर्दर द डायलॉग्स एंड कन्वर्सेशन शो हाउ ओपिनियन आर स्टेटेड, व्यू पॉइंट एक्सप्रेस एंड आर्ग्यूमेंट फॉरवर्डेड. इसके अलावा जो संवाद होते हैं और जो कन्वर्सेशन, जो वार्तालाप होती है या कन्वर्सेशन होती है, वो ये शो करते हैं, वो ये व्यक्त करते हैं कि ओपिनियन नहीं, राय कैसे दी जाती है, व्यू पॉइंट एक्सप्रेस अपना दृष्टिकोण कैसे रखते हैं, एंड आर्ग्यूमेंट फॉरवर्डेड अपना तर्क कैसे आगे बढ़ाते हैं. दे आल्सो शो हाउ टू कन्विंस और डिसअग्री पोलाइटली. उनको ये चीज़ें ये भी बताती हैं कि कैसे किसी चीज़ को विनम्रता से, पोलाइटली मीन्स विनम्रता, कैसे किसी चीज़ को विनम्रता से कन्विंस यानी अग्री करना है और डिसअग्री होना यानी से उस चीज़ से सहमत है या नहीं सहमत है, वो चीज़ कैसे बतानी. ये सब चीज़ें हमको जब हम किसी से मतलब डायलॉग्स और कन्वर्सेशन में सुनने को मिलती है और इनको सुनने से हमको इनको सीखने का, इनको बोलने का, इनको अप्लाई करने का तरीका भी पता चलता है. ठीक है, हाँ इसका बार हाँ. इट मे बी नोटेड, देखो वही लाइन आ गई. इट मे बी नोटेड दैट लिसनिंग केयरफुली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप प्रॉपर सेंस एंड स्किल ऑफ हाउ टू रिस्पॉन्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम इन चीज़ों को जब से अच्छे से सुनेंगे ना, तभी हमको समझ आएगा कि जो सुन रहे हैं, तभी आप किसी कन्वर्सेशन को ज्वाइन कर पाओगे और उसमें पूरा उसका आंसर दे पाओगे, रिस्पॉन्स कर पाओगे. ठीक है, और व्हेन टू ज्वाइन ए कन्वर्सेशन और स्टेट ए व्यू पॉइंट और कन्विंस और डिसअग्री. ठीक है, तो वही बात उन्होंने बोल दी कि इसी से आपको पता लगेगा, इसी से आप सीख पाओगे कि कैसे अपना दृष्टिकोण रखना है, कैसे आर्ग्यूमेंट करने हैं, कैसे तर्क देना है, कैसे व्यू पॉइंट अपनी दृष्टिकोण रखना है, अग्री करना है, सहमत करना है. मतलब वही चीज़ें हैं कि सबसे पहले आपको वो चीज़ सुननी होगी. ठीक है, लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. अब थोड़ा सा आगे चलते हैं. वेरी बेसिक पर्सनल एंड फैमिली इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो आर अ फ्यू कन्वर्सेशन इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. नीचे कुछ अलग अलग संदर्भ में कुछ हमको कॉन्टेस्ट अलग अलग कुछ कन्वर्सेशन वार्तालाप दिए गए हैं. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कन्वर्सेशन, ये जो कन्वर्सेशन दी हुई है इनका ऑब्जेक्टिव है टू फैमिलराइज विद द लिसनर विद एक्सप्रेशन यूज फ्रिक्वेंटली अराउंड अस एंड आल्सो टू एनेबल देम टू यूज सच एक्सप्रेशन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. देखो नीचे जो
इन्होंने कन्वर्सेशन दी है, इनका जो ऑब्जेक्टिव यानी इसका उद्देश्य ये है कि जो लिसनर्स हैं, जो सुनने वाले हैं, फैमिलराइज हों यानी परिचित हों इन फ्रिक्वेंटली यूज्ड शब्दों से, इन फ्रिक्वेंटली यूज्ड फ्रेजेस से, ताकि इन एक्सप्रेशन से, ताकि वो भी इनको यूज़ कर सकें जब उनको ज़रूरत होगी। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल सी चीज़ है। उसके बाद है जैसे ऐसा in the first conversation, the parents are trying to pursue the son to agree to marry without any further delay, whereas the son wants to marry another only after he is well settled. जो पहली कन्वर्सेशन इन्होंने दी है, अब देखो इन्होंने कुछ दी नहीं है कन्वर्सेशन एक्चुअली में, अब वो आप दे सकते हो। और देखो सच बताऊँ ना, वहाँ पे थोड़ा सा कंटेंट मैटर करता है, तो आपको लिख के आना है, तो आप खुद के माइंड से भी इसका एग्जांपल बना के लिख सकते हो। तो इन्होंने जो पहली कन्वर्सेशन दी है उनमें उन्होंने क्या कहा है कि जो पेरेंट्स है वो अपने बेटे को दबाव डाल रहे हैं उसके ऊपर कि बेटा बिना विदाउट एनी फर्दर डिले तुम शादी कर लो। लेकिन जो सन है वो कह रहा है कि नहीं, जब तक मैं सेटल नहीं होगा तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। फ्रिक्वेंटली यूज एक्सप्रेशंस आर जनरली फॉर्मुलस एंड दे गेट इंटरलाइज्ड इफ वी यूज दैम क्वाइट ऑफ्टन। अरे यार सॉरी, फ्रिक्वेंटली यूज एक्सप्रेशन, जो बार बार हम एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं वो इंटरलाइज हो जाती है जब उनको बार बार यूज़ करते हैं। सच एक्सप्रेशन निकलो, अब नीचे कोई एक्सप्रेशन लिखी हुई है, आप उनको यूज़ कर सकते हो, और ये भी आधी लिखी हुई है, आप इनको आगे कंप्लीट कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू कुक फूड, कुछ भी। विल यू प्लीज सिट हेयर, मे आई कम इन, शैल वी, नो आई कांट, आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस क्वेश्चन, आई थिंक आई एम इन लव, या कुछ भी। ठीक है, आई एम सॉरी, आई वंडर इफ, आई एम अफ्रेड, लाइक दिस लिस्ट कुड इंक्लूड मैनी मोर सच एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, अगला क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकते हैं, वो कुछ ऐसा है। डिस्कस अबाउट फॉर्मुलेटिंग आइडियाज़ एंड ओपिनियंस विद प्रीशन यानी सटीकता के साथ आप अपने आइडियाज़ और ओपिनियन को कैसे फॉर्मुलेट करोगे, इसके बारे में डिस्कस करना है। तो पहला क्वेश्चन इसका आएगा, इट रिक्वायर्स क्लैरिटी ऑफ आइडियाज़ एंड आल्सो एक्सप्लेन ओवन व्यूज़ और फीलिंग्स ऑन अ गिवन इशू और सिचुएशन। देखो सबसे पहले अगर आप अपना आइडिया या फिर ओपिनियन, अपनी राय किसी को देना चाहते हो, सबसे पहले आपके माइंड, आपके जो विचार है उनमें क्लियरिटी होनी चाहिए, एंड आल्सो एक्सप्लेन ओवन फीलिंग्स, आपकी खुद की व्यूज़, आपकी खुद की भावनाएं होनी चाहिए उस इशू पे या उस सिचुएशन पे। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, हेयर इट इज़ फ्री फ्लो ऑफ डिफरेंट सिचुएशन एंड आर्ग्यूमेंट्स गोइंग थ्रू द माइंड्स ऑफ ए स्टूडेंट। हेयर इट इज़ अ फ्री फ्लो ऑफ, देखो एक स्टूडेंट के माइंड में आइडियाज़ यानी तर्क और विचारों का एक फ्री फ्लो होता है। ऑन द अदर हैंड ही और शी थिंक्स ऑफ ज्वाइनिंग ए प्रोफेशनल कोर्स, जॉब ओरिएंटेड कोर्स लाइक BSTC। ठीक है, ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ ही, जैसे बच्चा है जो ही और शी है, कोई भी है, वो सोच रहा है एक प्रोफेशनल कोर्स या फिर जॉब ओरिएंटेड कोर्स जैसे BSTC है, उनको ज्वाइन करने का सोच रहा है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड शी और ही wants to go for a college degree for life betterment, ये भी सोच रहा है। दूसरी तरफ वो ये भी सोच रहा है कि मैं कॉलेज जाऊंगा या जाऊंगी फॉर डिग्री फॉर लाइफ बेटरमेंट, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए डिग्री मुझे चाहिए, तो उसके लिए। ठीक है, आफ्टर केयरफुल एनालिसिस एंड वेटिंग ऑफ द अवेलेबल ऑप्शंस। ठीक है, वेटिंग ऑफ, ठीक है, आफ्टर केयरफुल एनालिसिस यानी बहुत ही सावधानीपूर्वक एनालिसिस, विश्लेषण करने के बाद और जो भी अवेलेबल ऑप्शन है उनको देखने के बाद ही और शी कम्स टू एन कंक्लूजन एंड सेट्स हिज और हर गोल्स। वो एक कंक्लूजन, एक निष्कर्ष पर पहुंचता है या पहुंचती है और अपने गोल सेट करती है, अपने उद्देश्य क्या है, अपना एम क्या है, वो चूज़ करती है। लिसन टू द एनालिसिस रीड आउट बाय द टीचर, टेकन डाउन नोट्स आफ्टर द सेकंड लिसनिंग, सीक्वेंस द आर्ग्यूमेंट। देखो ये कुछ, अब देखो इन्होंने क्या करा, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी एग्जाम में आने लायक तो नहीं है, मतलब ये वाली चीज़ तो आप बता सकते हो, लेकिन नीचे दिया हुआ है नीचे जो दिया हुआ है वो एक कन्वर्सेशन टाइप में है और लाइक किसी का ओपिनियन या व्यू, तो इतना मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा, ये एग्जाम में आने लायक है नहीं, बट फिर भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लिसन टू द एनालाइज, रीड आउट बाय द टीचर, टेक डाउन नोट्स आफ्टर द सेकंड लिसनिंग, सीक्वेंस द आर्ग्यूमेंट, डिस्कस इन पेयर वाई ए पर्टिकुलर एनालिसिस शुड कम बिफोर द अदर। एंड ये भी डिस्कस करो, उन्होंने कहा कि आप ये भी डिस्कस करो कि एक तर्क इसके बाद ही क्यों आया, ऐसा कुछ है। I'm really in two minds about what to do when I leave school. Should I go straight to college or should I join to a 2-year BSTC course? जैसे कोई मतलब किसी का व्यू है, ये किसी बच्चे का या बच्ची का व्यू है कि वो कहता है कि मेरे माइंड में मेरे दो दिमाग चल रहे हैं या फिर मेरे माइंड में दो चीज़ें आ रही हैं कि क्या मैं सीधा कॉलेज ज्वाइन कर लूँ या फिर कॉलेज ज्वाइन करने से पहले 2 साल का डिप्लोमा कर लूँ BSTC का। तो इट इज़ ऑफ्टन सेड दैट नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, आई डू अग्री विद अस, ऐसा कहा जाता है
कि कॉलेज के बिना ज्ञान नहीं है, और मैं इससे सहमत भी हूँ। ऑन द अदर हैंड BSTC इज़ ए जॉब ओरिएंटेड कोर्स। फिर ये भी माइंड में आता है कि अरे BSTC एक जॉब, BSTC एक तो जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। अनफॉर्चुनेटली अनदर पॉइंट इज़ इफ़ आई गो टू कॉलेज आई वुड नीड अ लर्न। दूसरे दुर्भाग्यवश दूसरी बात ये है, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मैं कॉलेज जाऊँगा तो मुझे बहुत सारी मनी चाहिए होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर सो मैनी बेनिफिट्स ऑफ गोइंग स्ट्रेट टू कॉलेज। सीधा कॉलेज जाने के बहुत सारे बेनिफिट है, बट आई बिलीव दैट टीचिंग इज़ ए जॉब ऑफ माई इंटरेस्ट। टीचिंग में मुझे इंटरेस्ट है और ये जॉब मेरे रुचि की है, एंड देयर वुड बी सो मच स्कोप फॉर प्रोग्रेस इन द फ्यूचर। फ्यूचर में इसके लिए बहुत सारे स्कोप भी है। सेकेंडली इफ़ आई गो स्ट्रेट टू कॉलेज, मतलब ये अपने ओपिनियन और अपने ओपिनियन या आइडिया को कैसे फॉर्मुलेट करते हैं उसका बता रहा है कि आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हो लिटरली, और उसमें अच्छे नंबर भी आ सकते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, बट ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, इवन बता दूँ मैं। सेकेंडली इफ़ आई गो स्ट्रेट टू कॉलेज आई विल लर्न सो मैनी थिंग्स, इट वुड हेल्प मी इन फुलफिलिंग माई ड्रीम ऑफ जॉइनिंग IAS और RS। अगर मैं सीधा कॉलेज जाता हूँ, कॉलेज जाने का मतलब है इनका ग्रेजुएशन करने का, ग्रेजुएशन वगैरह करता है तो फिर वो मुझे IAS RS जो मेरा ड्रीम जॉब है वो कर सकता हूँ। एंड ऑल राइट, आई हैव मेड अप माई माइंड्स वेयर इज़ द नियरेस्ट BSTC इंस्टीट्यूट। तो फिर वो खुद ही कहता है, मतलब उसके माइंड में ये चल रहा है, व्यूज़ या किसी को बोल रहा है कि ठीक है मैंने अपना मन बना लिया है, मैं तो BSTC करूँगा। कहाँ है BSTC का संस्थान आसपास का। तो बस यही है, इन्होंने ऐसा समझाया, बहुत सिंपल से आप कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेंशन द डिटेल्स ऑफ 6 स्टेप्स इन इफेक्टिव रोल टीचिंग इफेक्टिव नोट टेकिंग टू हेल्प रिकलेक्ट एक्यूरेटली। ठीक है, यानी कि नोट बनाने के आप 6 स्टेप्स बताइए इजी ताकि हम उनको बाद में जल्दी से रिकलेक्ट कर सकें, यानी बाद में जल्दी से उसको रिकॉग्नाइज करें। सबसे पहले आप जल्दी पढ़ते हैं क्योंकि ज़्यादा लेंथी हो जाती वीडियो। तो रिकॉर्ड एज मैनी आइडियाज़ एज यू कैन इन द लार्ज राइट हैंड कॉलम। Do not be concerned with getting every down word that the speaker say or with write you're not grammatically. Learn to write telegraphically sentence or a streamlined version of a main point। देखो मैं आपको सिर्फ समझा देती हूँ, आप इसको पढ़ सकते हो आराम से। देखो पहले उसमें क्या बोला है उन्होंने, सबसे पहले जितने आइडियाज़ जितने विचार आप रिकॉर्ड कर सकते हो उतने करो, लेकिन ऐसा नहीं है कि टीचर कुछ भी बोल रहा है या फिर कुछ लिख रहा है उसको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड नोट कर रहे हो आप, वो गलत है। नोट बनाने में आपको प्रिसाइज चीज़ों का यूज़ करना है। प्रिसाइज बोले तो बहुत ही कम चीज़ों का यूज़ करना है, और आपको जो इंपॉर्टेंट लग रहा है जो रेलेवेंट है उस चीज़ का यूज़ करना है, ठीक है। और टू एंश्योर दैट योर नोट्स मेक सेंस वीक लेटर आफ्टर द लेक्चर ओवर, आपको दोबारा पढ़ना है उसको, और कुछ चीज़ें आपकी छूट जाती है तो वो आप उसको बाद में कवर भी कर सकते हो। अगला है रिड्यूस इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड आइडियाज़ टू की वर्ड्स और फ्रेजेस। हाँ, टू फॉर्मुलेट क्वेश्चन बेस्ड ऑन आप कीवर्ड्स और ऐसी चीज़ें बना सकते हैं। फ्रेज एंड क्वेश्चंस, मतलब जो बड़ी चीज़ें एब्रिविएशन का यूज़ कर सकते हैं ना, जैसे रिएक्शन है तो रिएक्शन को RX इसके लिख के ही और उसके ऊपर स्क्वायर लगा दो या कुछ भी, मतलब आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है। और तीसरा पॉइंट है रिसाइट द फैक्ट एंड आइडियाज़, दिस इज़ डन आउट लाउड एंड इन योर ओन वर्ड्स। रिसाइट, देखो आपने फैक्ट और आइडियाज़ ले लिए, आपने नोट बना लिए थोड़े, फिर उनको पढ़ना है, ठीक है। और दिस हेल्प फिक्स थिंग्स इन योर माइंड, आपके माइंड में ये चीज़ें फिक्स करने के काम आएगी। वाइल रिसाइटिंग कवर अप योर यानी आप कवर अप योर नोट्स इन द 6-inch कॉलम एंड लीव द क्यू वर्ड्स एंड क्वेश्चन कवर। देखो बहुत सिंपल सी चीज़ें आप पढ़ सकते हो इनमें, ऐसा कुछ है नहीं। अगला है रिफ्लेक्ट ऑन द इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज़ यू हैव लर्न, आपने जो भी पढ़ा है उसको रिफ्लेक्ट करो एक बार। उसके ऊपर 6th है वो रिव्यू एंड डिसाइड, ठीक है। वैसे जो इन्होंने दिए इससे अच्छा तो मैं बता देती, मतलब मैं इतनी हाई तो नहीं हूँ बट फिर भी बता ही सकती थी मैं। देखो उन्होंने कहा कि नोट बनाने के लिए, इफेक्टिव नोट बनाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, तो उसके लिए आप और भी चीज़ें कर सकते हो। इवन 6 स्टेप्स बताने हैं एक्यूरेट नोट्स बनाने के, तो ये आंसर मुझे इतना अच्छा लगा नहीं, इसका आंसर और अच्छा हो सकता था मेरे हिसाब से, बट इन्होंने जो दिया है वही है, अब क्या कर सकते हैं। सो इसका आप कर सकते हैं कि सबसे पहले एब्रिवेशन वगैरह इन चीज़ों का यूज़ करेंगे और बिल्कुल वर्ड टू वर्ड नहीं लिखना। इसके अलावा नोट बनाने से पहले हमें मतलब जितना हो सके शॉर्ट्स नोट बनाएं ताकि उनको याद करने में प्रॉब्लम ना हो। इवन इसके साथ है कि नोट्स ऐसे होने चाहिए कि रेलेवेंस इन्फॉर्मेशन, ऐसे नहीं कि हम अनवांटेड यानी यूज़फुल चीज़ें तो छोड़ देते हैं और अनवांटेड चीज़ें लिख रहे हैं, वो गलत है। तो नोट्स कंसाइज होने चाहिए, छोटे होने चाहिए ताकि इनको जल्दी यूज़ कर सकें। बाकी हमारे और उसको एक बार बनाने के बाद पढ़ना चाहिए, कुछ चीज़ें छूट जाती तो बाद में लिख लेनी चाहिए, ये वाले कुछ है। और पॉइंट में थोड़ा इस टाइप
खुले भी होने चाहिए ताकि लाइक बाद में आप कुछ ऐड ऑन करना हो तो आपकी सुंदर होनी चाहिए, ये वो कुछ आप बना सकते लिख सकते हो। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड हमारा ये यूनिट फर्स्ट कंप्लीट होती है इसी के साथ। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस वन। सो टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।